नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोची चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में हम लोगों ने 4 नियम पढ़ लिए थे। आज जो नियम होगा मित्रों, 5वां नियम होगा हमारा। आज का नियम 5वां नियम। देखो मित्रों, 5वां नियम क्या कहता है? देखो 5वां नियम जो कहता है वो नियम है क्री धातु से पहले, क्री धातु से पहले यदि परी उपसर्ग आए तो, परी उपसर्ग आए तो, परी उपसर्ग आए तो मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य से तथा सम उपसर्ग आए तो, सम उपसर्ग आए तो दंते से का आगम होता है। तथा सम का मैं, तथा सम के मैं को, सम के मैं को अनुस्वार का आदेश होता है, अनुस्वार का आदेश होता है। ये था भाई नियम। देखो मैं का आदेश कैसे होता है, एक अनुस्वार संधि का नियम होता है। उस अनुस्वार संधि के नियम को इसके तुरंत बाद में समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं अनुस्वार में क्यों बदलता है। मैंने नियम लिखा, क्री धातु से पहले यदि परी उपसर्ग आए तो मूर्धन्य से तथा सम उपसर्ग आए तो दंते से का आगम होता है। तथा सम के मैं का, सम के मैं को अनुस्वार का आदेश होता है। यानी सम के मैं को किसका आदेश होगा? अनुस्वार का आदेश होगा। अब इस नियम को देखो मित्रों, मैं ऐसे भी परिभाषित कर सकता हूं। परी उपसर्ग है, परी उपसर्ग के बाद में क्री धातु, क्या है? क्री धातु। दूसरा क्या था? सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु। अब क्री धातु क्या होती है? कार्य, करण, कृत्य, ये जो है। तो आप तो केवल इतना ध्यान रखें कि परी उपसर्ग के बाद में कै वर्ण आना चाहिए, इतना याद रख लें। क्री धातु यदि आपके याद नहीं होता है, कै वर्ण याद रख ले। आपका अगर इससे संबंधित प्रश्न आएगा आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बस क्री धातु यदि आपके याद नहीं होता है तो आप इतना याद कर लें कि परी के बाद में कै वर्ण आना चाहिए, सम के बाद में कै वर्ण आना चाहिए। अब देखो, जब परी उपसर्ग होगा तब तो धन चिन्ह के स्थान पे मूर्धन्य से का आगम होगा, और सम उपसर्ग होगा तो ये जो मैं है, इस मैं को पहले तो अनुस्वार का आदेश होगा, पहले तो अनुस्वार का आदेश। ठीक है। अब इस मैं को अनुस्वार का आदेश हो गया तो क्री धातु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस जो है धन चिन्ह जो है, इसके स्थान पर दंते से का आगम होगा। नियम को ध्यान से समझ ले, उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा। नियम आपके याद हो जाना चाहिए। परी उपसर्ग के बाद में क्री धातु का कोई रूप आना चाहिए, कै वर्ण आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। तो धन चिन्ह के स्थान पे मूर्धन्य से आएगा। सम उपसर्ग आ रहा है, इसके बाद में क्री धातु आ रही है यानी कै वर्ण आ रहा है, तो सम में जो मैं है उसको तो अनुस्वार का आदेश होगा और दंते से का आगम होगा। अब इसको उदाहरणों के द्वारा समझिए। पहले एक बार मैं नियम लिख देता हूं। एक तो था परी धन चिन्ह क्री धातु,
एक था सम धन चिन्ह करी धातु। अब इसके बाद में धन चिन्ह है, इसके स्थान पर मूर्धन्य स का आगम, और ये जो मैं है इसको किसका आदेश, अनुस्वार का आदेश, और धन चिन्ह के स्थान पर दंते स का आगम। बस इतना ध्यान रखना है। संधि विच्छेद दिया हुआ है, परी सम आ जाना चाहिए और उसके बाद में कै वर्ण आना चाहिए। संधि युक्त शब्द में क्या स्थिति होगी, संधि युक्त शब्द में क्या स्थिति होगी, वो स्थिति भी आपको बताई जाएगी कि संधि युक्त शब्द में कैसी स्थिति आए, तब आपको यही नियम लागू करना है। देखो, परी जो है ये तो किसी भी शब्द में आएगा, और इसके तुरंत बाद में मूर्धन्य स कै वर्ण। बस ये ध्यान रखना है, किसी भी शब्द में मूर्धन्य स आ रहा है और उसके तुरंत बाद में कै वर्ण, कै का कुछ भी हो सकता है, क्री भी हो सकता है, और उससे पहले परी उपसर्ग होना चाहिए। ऐसे तो मूर्धन्य स भाई अपन ऐसे जैसे दुष्फल लिखते हैं तो इसमें भी मूर्धन्य स आ रहा है, इसमें भी मूर्धन्य स है, लेकिन यहां मूर्धन्य स के बाद में कै है, लेकिन यहां कै नहीं आ रहा है। लो कै का भी उदाहरण ले लो भाई, दुष्कर्म, ये लो कै का भी आ गया। सर आपने कहा था स के बाद में मूर्धन्य स के बाद में कै, स के बाद में कै आ रहा है, लेकिन इस मूर्धन्य स से पहले परी उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परी उपसर्ग होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। तो संधि युक्त शब्द में क्या स्थिति होगी, परी उपसर्ग, परी उपसर्ग के तुरंत बाद में मूर्धन्य स, और मूर्धन्य स के तुरंत बाद में कै वर्ण, यही तो होगी, बिल्कुल यही होगी। उसमें देखें उसमें क्या स्थिति होगी, उसमें देखो इस वाले में किसी भी शब्द में स आए, स के ऊपर अनुस्वार, कोई भी शब्द आ जाए आपके सामने, स आ जाए, स के ऊपर क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद में दंते स कै, ये रूप होना चाहिए। स के तुरंत बाद में आधा स, वही दंते, लेकिन उसके बाद में भी क्या करण यानी कै आना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। ये स्थिति दोनों में संधि युक्त शब्दों में होती है। किसमें होती है, संधि युक्त शब्दों में होती है ये स्थिति। अब अपन उदाहरण लेते हैं, देखो देखो आपके सामने है परिधनकार, आपके सामने उदाहरण है परिधनकार। बोलो परि उपसर्ग, परि उपसर्ग आ रहा है, क्री धातु, मैंने कहा था आप कै वर्ण ध्यान रखना, कै वर्ण आ रहा है, धन चिन्ह के स्थान पे मूर्धन्य स का आगम, केवल और केवल इस धन चिन्ह के स्थान पर किसका आगम होगा, मूर्धन्य स का। क्या बन जाएगा, परिष्कार। क्या बनेगा, परिष्कार। जैसे और उदाहरण लें, परिधन कर्ता, ये लो, अरे परि उपसर्ग आ रहा है, कै वर्ण आ रहा है, परि उपसर्ग आ रहा है, कै वर्ण आ रहा है, तो धन चिन्ह के स्थान पर किसका आगम होगा, मूर्धन्य स का आगम होगा। क्या बनेगा, परिष्कर्ता। क्या बनेगा, परिष्कर्ता। इससे संबंधित देखें, आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे संस्कृत, बोलो स के ऊपर अनुस्वार, उसके बाद में तुरंत बाद में वही स आधा आ रहा है और कै वर्ण आ रहा है। बोलो स्थिति बताई थी या नहीं बताई थी, बताई थी ना। तो यहां क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं अपन, संधि विच्छेद कर रहे हैं। अब संधि विच्छेद कर रहे हैं
तो देखो अपने सामने अनुस्वार है, अनुस्वार को किस में बदलो? अब अपने सामने क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार को किस में बदलो? मैं में, क्योंकि बै को किसका आदेश हुआ है? अनुस्वार का आदेश हुआ है। तो से और ऊपर अनुस्वार था, उसको मैं में बदला, बदल दिया। धन चिन्ह, अब यहां देखो दंते से का आगम किसके स्थान पे होता है? धन चिन्ह के स्थान पे होता है। तो यहां देखो दंते से है, तो इसके स्थान पे, दंते से के स्थान पे धन चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब दंते से गायब, और आगे जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे। क्या बन गया? सम प्लस सम धन कृत। जैसे देखो और उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, सम प्लस कार, सम प्लस कार, सम धन कार। देखो सम उपसर्ग आ रहा है, क्री धातु यानी कै वर्ण आ रहा है, तो क्या करेंगे? मैं को अनुस्वार में बदलेंगे, धन चिन्ह के स्थान पे दंते से लेकर आएंगे। देखो से, पहले देखो इस नियम को मैं लिख देता हूं। मैं को तो किसका आदेश? अनुस्वार, और धन चिन्ह के स्थान पे किसका आगम? दंते से का। आगे करो, से मैं को अनुस्वार का आदेश हो गया, धन चिन्ह के स्थान पे दंते से आ जाएगा, कार को ऐसा कैसा लिख देंगे? क्या बन जाएगा? संस्कार। क्या बन जाएगा? संस्कार। और उदाहरण देखना चाहें आप इससे संबंधित तो आप देख सकते हैं, जैसे परिष्कारक, आपके सामने उदाहरण है परिष्कारक। बोलो परि उपसर्ग और उसके तुरंत बाद में मूर्धन्य से और उसके बाद में कै वर्ण आ रहा है, इसका मतलब यही नियम लागू होगा और आपको कुछ नहीं करना। मूर्धन्य से जो है उसके स्थान पे दंते से, वो सॉरी मूर्धन्य से के स्थान पे धन चिन्ह लगा दो, संधि विच्छेद हो जाएगा, परि प्लस कारक। ऐसे ही उसमें कर सकते हैं, ऐसे ही उसमें भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने संस्करण, वो संस्मरण, सम प्लस मरण संस्करण, मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। ये लो जी, मैं अनुस्वार में, धन चिन्ह के स्थान पे दंते से और करण ऐसा कैसा, क्या बन गया? संस्करण। इस प्रकार से ये था अपना पांचवा नियम। परिउपसर्ग के बाद में क्री धातु यानी कै वर्ण आए, आपकी सरलता के लिए बता रहा हूं कि कै वर्ण याद रख लेना अगर आपके क्री धातु याद नहीं होती है तो। परिउपसर्ग के बाद में क्री धातु आए तो धन चिन्ह के स्थान पे मूर्धन्य से का आगम होगा। सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु आए तो सम में मैं है, उसको अनुस्वार का आदेश होगा और धन चिन्ह के स्थान पे दंते से का आगम होगा। अगला नियम देखो। अब देखो मित्रों, अगला जो नियम है, इस नियम को अनुस्वार संधि के नियम से जाना जाता है। अनुस्वार संधि के नियम से, यानी अनुस्वार संधि के नियम से इस नियम को पहचाना जाता है। क्या कहता है नियम? नियम कहता है कि जब मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार का आदेश होगा, अनुस्वार का आदेश होगा। और यदि मैं के बाद क्या आए? सवर वर्ण आए, सवर वर्ण आए
तो अगर मैं के बाद सवर वर्ण आए तो सवर वर्ण मैं में शामिल होगा, मैं में शामिल होगा। ठीक है, अब मैंने जो नियम लिखा है उसको समझो। मैंने लिखा जब मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार का आदेश होगा और मैं के बाद यहां लिखेंगे मैं के बाद सवर वर्ण आए तो सवर वर्ण मैं में शामिल होगा। देखो समझो इसको, मैंने लिखा सबसे पहले मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण, एक तो ये लिखा मैंने, एक मैंने लिखा मैं के बाद सवर वर्ण। दो स्थितियां मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, एक तो स्थिति मैं के बाद व्यंजन वर्ण और एक स्थिति मैं के बाद सवर वर्ण। तो मैंने कहा अगर मैं के बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है तो इस मैं को अनुस्वार का आदेश कर देना, इस मैं को किसका आदेश कर देना, अनुस्वार का आदेश। और यदि मैं के बाद में सवर वर्ण आ रहा है तो ये वाला जो सवर वर्ण है ये सवर वर्ण इस मैं में, यानी ये वाला सवर वर्ण इस मैं में शामिल हो जाएगा, मैं में शामिल, इस मैं में शामिल हो जाएगा। समझे कैसे? पहले तो परिभाषा जो लिखी है उसको पढ़े एक बार। जब मैं के बाद व्यंजन वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार का आदेश, फिर और मैं के बाद सवर वर्ण आए तो सवर वर्ण मैं में शामिल होगा, यानी ये जो सवर वर्ण है वो इस मैं में शामिल होगा। अब समझें इनके उदाहरण। जैसे देखो, पहले नियम को लिखता हूं क्योंकि नियम अपने सामने होना चाहिए उदाहरण करते समय। व्यंजन वर्ण तो मैं को किसका आदेश हो रहा था, अनुस्वार का आदेश। ठीक है, एक लिखा अपन ने मैं के बाद में सवर, तो यहां क्या हो रहा था, यहां सवर मैं में शामिल होगा, सवर मैं में शामिल। अब कर लो भाई, दोनों स्थितियां बताऊंगा कि संधि युक्त शब्द में कैसी स्थिति हो और संधि विच्छेद में कैसी स्थिति हो। पहले उदाहरण के द्वारा समझे इसको। आपके सामने मैंने लिखा अनुस्वार, आपके सामने लिखा कोई भी उदाहरण है, जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है संगम, ये उदाहरण लिखा हुआ है। अब ये संधि युक्त पद है, ये क्या है, संधि युक्त पद है। कैसा पद है ये, संधि युक्त पद है। और उधर सवर से संबंधित उदाहरण लिखता हूं, जैसे सवर से संबंधित आपके सामने उदाहरण है समागत। दो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए मित्रों, दोनों उदाहरणों में संधि युक्त पद हैं। ये दोनों क्या हैं, संधि युक्त पद हैं। तो इस संधि युक्त पद को तो कैसे पहचाने कि व्यंजन संधि होगी और यही नियम लागू होगा। किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार पहचानने का तरीका बता रहा हूं, यह हमेशा लागू नहीं होता है। कभी आप ये न सोच ले कि ये नियम है, नियम नहीं है। मैं केवल आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे पहचाने, आपका प्रश्न सही हो जाए। आप क्या करेंगे, किसी शब्द के ऊपर आपको अनुस्वार दिखाई दिया, इसका मतलब उसमें व्यंजन संधि है और उसका संधि विच्छेद करवा रहा है,
जो अनुस्वार है उसको मैं में बदल दो, बाकी और कोई परिवर्तन मत करो। अनुस्वार को किस में बदल दो? मैं में बदल दो। फिर दूसरा, समागत मैं आना चाहिए। और जब आप उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जब आप उस शब्द का क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण करते समय मैं के बाद में एक सार्थक शब्द की ध्वनि आनी चाहिए। मैं के बाद में एक सार्थक शब्द की ध्वनि आनी चाहिए। समागत, 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 यानी मैं के बाद में आगत की ध्वनि आ रही है। मैं के बाद में किसकी ध्वनि आ रही है? आगत की ध्वनि आ रही है। समुपयोगी, 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 मैं के बाद में उपयोगी, सार्थक ध्वनि आ रही है। उन उदाहरणों में ये वाली स्थिति लागू होगी। अब देखो इसको, संधि युक्त शब्द लिखा हुआ है, आपके सामने ये वाली स्थिति आ रही है। ये संधि युक्त शब्द में स्थिति होती है, अनुस्वार अनुस्वार आ रहा है भाई, और इस अनुस्वार जो आ रहा है इसके तुरंत बाद में व्यंजन वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। अगर व्यंजन वर्ण है, जिस वर्ण के ऊपर भी अनुस्वार है, उस वर्ण के तुरंत बाद में कोई व्यंजन वर्ण है, दिमाग में बैठा लेना, उस अनुस्वार को मैं में बदलना है। तो यहां क्या होगा? अनुस्वार किस में बदलेगा? मैं में, और आगे जो है वो उतार देंगे सम धन गम में। और उदाहरण देखें तो आपके सामने उदाहरण है, जैसे शुभंकर। क्या उदाहरण है? शुभंकर। मैंने क्या कहा? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार आ रहा है उसके बाद में व्यंजन वर्ण होना चाहिए। देखो, बै के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है, यानी बाद में जो वर्ण आ रहा है उसका पंचम वर्ण होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, उसका क्या होता है? पंचम वर्ण होता है। भाई ये जो शुभंकर लिखा हुआ है, इस शुभंकर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों? अरे हमेशा ध्यान रखें, अनुस्वार पंचम वर्ण का ही तो कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में ही तो होता है। अनुस्वार किसके रूप में होता है? पंचम वर्ण के रूप में होता है। अब उसको निर्धारित कैसे करें कि कौन सा पंचम वर्ण है? तो उसको निर्धारित करने का तरीका क्या है? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार होगा उस वर्ण के आगे वाला जो वर्ण है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है उसके आगे वाला जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। मैंने क्या कहा? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है उसके आगे वाला जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। यहां देखो, बै के ऊपर अनुस्वार है, आगे वाला वर्ण क है, तो अनुस्वार के रूप में क का पंचम वर्ण आएगा। जैसे यहां अनुस्वार स के ऊपर है, आगे वाला वर्ण ग है, कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में, तो क का पांचवा वर्ण आएगा यहां अनुस्वार के रूप में। मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, यह भी सही है इसका, ये रूप भी इसका सही है, संगम। अब यहां संधि विच्छेद कैसे करें? आपको यहां ये जो पंचम वर्ण है उसको न ध्यान रखकर आपको इतना ध्यान रखना है कि शब्द के ऊपर अनुस्वार आना चाहिए। तो जो अनुस्वार आ रहा है उस अनुस्वार को मैं में बदलो, शुभम बदल दिया जी। आगे फिर धन चिन्ह लगाओ और जो बच गया उसको उतार दो। ये लो, शुभम प्लस कर। क्या बन गया? शुभम प्लस कर बन गया। अब देखो यहां समागत। मित्रों, जब भी ऐसा उदाहरण आए अनुस्वार के रूप में नहीं आना चाहिए। अनुस्वार के रूप में आएगा तो ये नियम लगाना आपको। अब उसमें मैं वर्ण आ रहा है, शब्द में मैं वर्ण आ रहा है,
किसी भी शब्द में मैं वर्ण आ रहा है, आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, आपको लगा कि इसमें मैं वर्ण है भाई, तो जिसमें मैं वर्ण दिखाई दे उस मैं में से स्वर को बाहर निकालना। एक बार जिस शब्द में आपको मैं वर्ण दिखाई दे रहा है उसमें से स्वर को बाहर निकालना है। निकालो भाई, से मैं स्वर को बाहर निकालो। ये लो जी, आगत। आगत शुद्ध बन गया। आगत क्या बन गया? शुद्ध बन गया। इसका मतलब आगत भी शुद्ध है, सम भी शुद्ध है, तो लगा दो बीच में धन चिन्ह और कुछ मत करो बस। इतनी सरल संधियां कहां मिलेंगी भाई? सम प्लस आग, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। संधि को अपन कठिन मानते हैं लेकिन कुछ करना ही नहीं पड़ रहा अपन को। सम प्लस यानी सम धन आगत। और उदाहरणों के द्वारा समझें इसको। पहला तो नियम क्या लिखा अपन ने? मैं के बाद व्यंजन वर्ण, तो मैं को किसका आदेश हो रहा था? अनुस्वार का। ठीक है, फिर मैं के बाद क्या आए? स्वर वर्ण आए। तो ये वाला जो स्वर वर्ण है यानी स्वर जो है, स्वर मैं में शामिल। स्वर किस में शामिल होगा? मैं में शामिल होगा। अब इससे संबंधित और उदाहरण देखें। जैसे आपके सामने उदाहरण है समुपयोगी। समुपयोगी ये उदाहरण है और इसमें आपको संधि करनी है। कैसे पहचाने भाई? मैंने अभी तक जो आपको नियम पढ़ाए हैं, जितनी संधि पढ़ाई है, उसमें से कोई नियम लागू हो रहा हो तो मेरे को बता दें। स्वर संधि की कोई स्थिति लागू नहीं हो रही है इसमें। आप कहोगे गुरुजी एक स्थिति लागू हो रही है, ओ आ रहा है, लेकिन वहां से मेरे मित्र इसके टुकड़े कर समुपय। भाई ओ से तो टुकड़े होते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं उसमें ओ से संबंधित कोई भी उदाहरण आए, जैसे अपने सामने लिखा हुआ है सर्वोत्तम। सर्वो, ओ की ध्वनि आ रही है, सर्व ए ही तो होता है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो ए होता है, तो उसके अनुसार करेंगे तो समुपय शुद्ध नहीं बना। अब उसके अलावा कोई दूसरा नियम इसमें लागू नहीं हो रहा। उसके अलावा कोई नियम अभी तक मैंने आपको ऐसा नहीं बताया जो इसके ऊपर लागू हो रहा हो। खुद देखो आपकी मैंने कोई ऐसी स्थिति बताई है क्या? से पे ये आ जाए, ग आ जाए। गुरुजी ग की तीसरा वर्ण की बताई थी, लेकिन तीसरा वर्ण अंत में आ रहे कड़े टुकड़ा होगा ही का नहीं आ रहा ना। एक ही नियम है, कौन सा? अभी मैंने जो बताया कि किसी भी शब्द में मैं की ध्वनि आए तो उस मैं की ध्वनि में से उपसर्ग जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकालेंगे। मैंने क्या कहा? किसी भी शब्द में मैं आए तो उस शब्द का जो मैं है उसमें से स्वर को बाहर निकालेंगे। अगर स्वर को बाहर निकालने पे दोनों शुद्ध बन रहे हैं तो बीच में धन चिन्ह लगा दो और बाकी कुछ भी मत करो। देखो कैसे समुपयोगी जो लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं में से स्वर को बाहर निकालो। मैं में से स्वर को बाहर निकालो। मैं में ऊ स्वर था, ऊ को बाहर निकाल दिया। आगे क्या बच गया? पयोगी। तो आपको पता है सम भी उपसर्ग होता है, उपयोगी भी शुद्ध है। इसका मतलब दोनों पद शुद्ध बन रहे हैं। दोनों पद क्या बन रहे हैं? शुद्ध बन रहे हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सम के बाद में धन चिन्ह लगाना है। ये लो संधि विच्छेद हो गया। सम धन उपयोगी। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब ऐसा उदाहरण जिसके ऊपर क्या हो? अनुस्वार हो।
ऐसा कोई भी शब्द आ जाए जिसके ऊपर क्या आए, अनुस्वार आए। जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है संहार। क्या लिखा हुआ है, संहार। कैसे पहचाना भाई कि यही नियम लागू होगा? गुरुजी ते बताया कोई भी शब्द के ऊपर अनुस्वार आ रहा है। अनुस्वार को किस में बदलोगे, मैं में। और अनुस्वार को जब मैं में बदलोगे तो बोलो सम बन गया। सम एक उपसर्ग होता है, वो होता है। आगे वाले को ऐसा कैसा उतार दो, सम प्लस हार बन गया। जैसे समाहार कैसे पहचाना भाई? मैंने क्या कहा, किसी शब्द में मैं की ध्वनि आनी चाहिए। क्या कहा मैंने? किसी शब्द में मैं की ध्वनि आनी चाहिए। तो बोलो समा, मैं की ध्वनि आई ना। फिर क्या करना है, मैं की ध्वनि को आपने पहचान लिया, उस मैं में जो स्वर है उसको बाहर निकालना है। अगर दोनों शुद्ध बन रहे हैं, दोनों के बीच में धन चिन्ह लगाना है, संधि विच्छेद हो गया। कुछ अपनी तरफ से शामिल नहीं करना। जैसे ही स मैं में से स्वर को बाहर निकाला, आहार आ गया। भाई आहार भी शुद्ध है, सम भी शुद्ध है, संधि विच्छेद हो गया। कुछ नहीं करना, केवल धन चिन्ह लगाना है। बाकी और पूरा काम तो उस शब्द में स्वर निकालते ही हो गया था, सम प्लस आहार। तो इस प्रकार से ये था अपना व्यंजन संधि का अगला नियम मित्रों। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।